ग्रोफर्स एक इंडियन ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस है जो अब यूनिकॉर्न बन गया है, यानी कि जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा है। 25 अगस्त को ग्रोफर्स के एक यूजर ने खुशी से ये ट्वीट किया कि उनका ऑर्डर 13 मिनट के अंदर आ गया था। हाँ, 13 मिनट। अब इमेजिन कीजिए कि 13 मिनट के अंदर किसी ने एक ऑर्डर सबमिट किया, जो स्टोर था उसने ऑर्डर रिसीव किया, सारे गुड्स पैकेज करे, डिलीवरी वाला उधर गया, फिर उधर से उन्होंने डिलीवरी लेकर घर में पहुंचाई 13 मिनट के अंदर। पर एक्चुअली ग्रोफर्स के सीईओ इससे इतने खुश नहीं थे। उन्होंने उस ट्वीट को रिप्लाई किया और कहा कि 3 मिनट ज़्यादा लग गए एक्चुअली इस डिलीवरी में, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वी वुड वर्क हार्डर इन द फ्यूचर। ये ट्वीट आया कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के बाद, जिन्होंने बताया कि ग्रोफर्स अपनी डिलीवरीज 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। अब अनसरप्राइजिंगली ग्रोफर्स के सीईओ को बहुत ज़्यादा हेट मिली सोशल मीडिया पर ग्रोफर्स कोई अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है। कई और कंपनीज अपनी मार्केटिंग में बता रही है कि वो अपने डिलीवरी टाइम्स कम करना चाहते हैं, पर इस डिलीवरी टाइम को कम करने की रेस में कई लोग ये मानते हैं कि नुकसान सबसे ज्यादा झेलना पड़ेगा उन लोगों को जो एक्चुअली डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको रिस्क उठाने पड़ेंगे रोड पर इन डिलीवरी टाइम्स को मीट करने के लिए। पर ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। पुणे में जब एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से ये पूछा गया कि वो रोड की रॉन्ग साइड पर क्यों ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अपने पिकअप के लिए ऑलरेडी लेट है। और ये प्रेशर होता है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स पर एक ऑब्वियस रीजन की वजह से। जितने ज्यादा वो ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे उतनी ज्यादा इनकम उनको मिलेगी। सुमित कुमार जो जोमेटो में एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, उनको एक दिन में 12 ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ रहे थे 200 रुपए के इंसेंटिव के लिए। और एक दूसरे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये प्रेशर डायरेक्टली कंपनी से नहीं आता कि उनको फास्ट डिलीवरी करनी होती है, बल्कि ये इनडायरेक्टली आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा ऑर्डर्स उन लोगों को असाइन किए जाते हैं जो जल्दी डिलीवरी करते हैं। और ये स्टोरी बस एक ड्राइवर की नहीं है, बल्कि करीब 15 लाख ड्राइवर्स की है जो ओला, उबर, जोमेटो या फिर स्विगी जैसी कंपनीज के लिए काम करते हैं। पर ये जो कहानी है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की, ये इतनी ब्लैक और व्हाइट नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसे टाइम पर जब हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत गंभीर है, कम से कम उनके पास एक जॉब तो है। पर दूसरे लोग ये मानते हैं कि चाहे कोई भी जॉब हो, लोगों को फेयर वर्किंग कंडीशंस तो मिलनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि किन चैलेंजेस से डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को गुजरना पड़ता है, और दूसरा कि इन जॉब्स की कोई पॉजिटिव है या नहीं, और इनको हम बैलेंस में कैसे देख सकते हैं। Gig economy companies like Uber want you to believe working for them will bring in the cash. Classifying workers as independent contractors when they really should be classified as employees is really a form of corporate welfare. मैं बहुत स्पीड से साइकिल चलाता हूँ और मैं एक दिन में लगभग 700-800 पहुँचा देता हूँ अपना पे आउट। वो काँप रहा है रेनकोट पहन के, सर प्लीज 5 स्टार देना। So embarrassing. अब रीसेंट टाइम में हम कई बार देखेंगे एक टर्म यूज होता है, गिग इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? जो गिग वर्क है वो एक्चुअली कोई भी काम है जो ऑन डिमांड होता है, यानी कि ऐसे टाइम पर जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है और वो फिक्स टाइम के लिए होता है। जैसे डिलीवरी हो गई, ओला उबर की कैब चलाना हो गया, या फिर घर पे आपने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया, तो वो इन सबको गिग वर्क ही कहा जाता है। एस्टिमेट्स के हिसाब से प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स की संख्या 2016 में 80 लाख से 2018 में करीब 1.5 करोड़ तक बढ़ गई थी। एक BCG रिपोर्ट ने दिखाया कि इनमें से कई जॉब्स एक्चुअली लोअर इनकम जॉब कैटेगरीज की हैं, जैसे डिलीवरी करना या फिर गाड़ी चलाना। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है वो अगले 3-4 सालों में 3 गुना बढ़ जाएगी। पर अब चाहे गिग इकोनॉमी बहुत पॉपुलर हो रही है, पर जो इस इकोनॉमी में वर्कर्स हैं वो इतने खुश नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके 4 कारण हैं। पहला है कि कई न्यूज रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज ने दिखाया कि चाहे ये गिग वर्कर्स काम बहुत करते हैं, पर एक्चुअली उनको पैसे इतने नहीं मिलते। सुमित कुमार जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है जोमेटो में, और जिनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी, उन्होंने बताया था कि जोमेटो जब उनको पैसे देता है उसके एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है फिक्स बेस पे जो उनको हर कंप्लीटेड ऑर्डर के बाद मिलता है, और दूसरा है इंसेंटिव्स जो उनको कुछ माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं उसके बाद मिलता है। और सुमित कहते हैं कि अगर आप बेस पे के लिए ही काम करोगे तो आप अपने अंडर गारमेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसी वजह से इंसेंटिव्स इन सारे ही वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एडिशनल 200 रुपए का इंसेंटिव कमाने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को 24 टच पॉइंट्स रीच करने होते हैं, यानी कि 12 डिलीवरीज कंप्लीट करनी होती है। और ये इंसेंटिव 800 रुपए तक का भी हो सकता है अगर वो एक दिन में 22 डिलीवरीज कंप्लीट करेंगे। और सुमित कहते हैं कि अपने आप को पूरी रात घिसना पड़ता है इन 22 ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब ये तो डिलीवरी की बात हुई,
पर अगर हम कैब्स की बात करें तो उनके इंसेंटिव्स भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड हैं। उनको कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रिप्स कंप्लीट करनी होती है इन इंसेंटिव्स को पाने के लिए। और रिसेंटली कई वर्कर्स की एक्चुअली इनकम गिरी है। आरिफ जो मुंबई में एक ड्राइवर है, वो कहते हैं कि वो अभी एक हफ्ते में 3 से 5 हज़ार रुपए कमाते हैं, जबकि पहले वो एक हफ्ते में 12,000 तक कमा रहे थे। अब ये इनकम गिरी क्यों है? ये इनकम गिरी एक कॉन्सेप्ट की वजह से जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कैरेट स्टिक अप्रोच, यानी कि आप पहले किसी को फल दें और फिर जब वो फल ले लें तो फिर उनको डंडे से मारें। अदिति सूरी जो एक रिसर्चर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स में, वो कहती है कि कई इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को आकर्षित कर रही थी ये कंपनीज हाई इंसेंटिव्स देकर, और इन इंसेंटिव्स की वजह से ही एक टाइम पर टैक्सी रजिस्ट्रेशंस और कार लोन बहुत बढ़ रहे थे इंडिया में। जैसे 2017 में बेंगलुरु में कमर्शियल टैक्सी रजिस्ट्रेशन 2014 और 2017 के बीच हर साल 40% तक बढ़ रहे थे, पर 2017 के बाद ये इंसेंटिव्स कम कर दिए गए, जिसकी वजह से ड्राइवर्स की इनकम कम हो गई थी और जो उन्होंने लोन्स लिए थे उनको वापस पे करना बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। इसी वजह से तनवीर पाशा जो एक ड्राइवर्स की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि पहले के टाइम के मुकाबले हम अब कम पैसा कमा रहे हैं पर हमें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। दूसरा कारण है कि ज़्यादा टाइम काम करने से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत बड़ा असर हो रहा है। आरिफ जो ओला के लिए 3 साल से काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सुबह के 7 बजे से रात के 11 बजे तक गाड़ी चलाने की वजह से उनके मील रूटीन्स खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी और बॉडी एक ज़्यादा हो गए हैं। कई बार तो उनको टॉयलेट ब्रेक लेने के लिए भी टाइम नहीं होता। ओला और उबर ड्राइवर्स पर एक रिसर्च ने बताया कि करीब 90% ड्राइवर्स कहते हैं कि उनको 6 घंटे से कम ही नींद मिलती है, और सेम रिसर्च ने ये भी दिखाया कि कई ड्राइवर्स का सिगरेट, टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से इन वर्कर्स को अपनी फैमिली पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अहमद शरीफ जो एक ऐप के लिए गाड़ी चलाते थे, उन्होंने 3 महीने के बाद ही अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उनका कहना है कि इंसेंटिव्स पाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो वर्थ इट है ही नहीं। इसी वजह से अब वो ऑफलाइन कंपनीज के लिए ही काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको पैसे कम मिलते हैं पर कम से कम अब जॉब में ज़्यादा इज्जत तो मिलती है। तीसरा कारण है कि इन वर्कर्स को कोई भी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती। प्राची साल्वे और श्रीहरि पलियात ने एक इन्वेस्टिगेशन करी कि ऐसे गिग इकोनॉमी की जॉब्स में उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते जो एक नॉर्मल जॉब्स में मिलते हैं, जैसे ओवर टाइम, लिमिटेड वर्किंग आवर्स, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब कुछ नहीं मिलता। ओला के एक ड्राइवर ने बताया कि उनकी सर्जरी खत्म ही हुई थी पर उनको ड्राइविंग वापस चालू करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो घर पर रहते तो पैसे कौन कमाता, और उनको हर ट्रिप के बाद एक ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि उनके अपेंडिक्स में इतना दर्द होने लग जाता है। और कोविड की वजह से ऐसे वर्कर्स की हालत और बिगड़ गई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी ऐसी सर्विसेज को यूज़ ही नहीं कर रहा था। अगर आप ओला के एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट्स देखोगे तो उनमें से कई कमेंट्स पूरे देश के ड्राइवर्स से थे जो अपना नाम और लोकेशन बता रहे थे और मदद की मांग कर रहे थे। चौथा कारण है कि गिग वर्कर्स पर एक कांस्टेंट दबाव होता है अच्छी कस्टमर रेटिंग्स मेंटेन करने का। अर्बन कंपनी सर्विस प्रोफेशनल्स को 4.5 की रेटिंग मेंटेन करनी होती है, और अगर उनकी रेटिंग कम हो जाती है उस पर तो उनको प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी रीट्रेनिंग होती है। और इस प्रेशर की वजह से ही कई बार गिग वर्कर्स को एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है जो एक्चुअली उनके जॉब प्रोफाइल में नहीं है। जैसे पूजा जो ब्यूटी सर्विसेज डिलीवर करती हैं अर्बन कंपनी ऐप पर, वो कहती हैं कि कई बार कस्टमर्स एक फ्री हेड मसाज मांगते हैं एक बॉडी मसाज के बाद, और अगर वो इस चीज़ को मना कर देती है तो कस्टमर उनको लो रेटिंग दे देता है। ये कस्टमर रेटिंग्स पर फोकस कस्टमर्स को तो बहुत पावर दे देता है पर वर्कर्स से पावर छीन लेता है। और इस चीज़ की एक इकोनॉमिक लॉजिक है कि इन ऐप्स को पेइंग कस्टमर्स चाहिए होते हैं, और पेइंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको ज़्यादा पावर देनी ही पड़ती है। पर सैड पार्ट यह है कि कई बार वर्कर्स को पता ही नहीं होता कि उनको बुरी रेटिंग मिली क्यों, और कई बार इन कंपनीज में ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम नहीं होता इन वर्कर्स के लिए जहां वो अपील कर सकते हैं या फिर और इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि उनकी रेटिंग इतनी बुरी क्यों है। कई बार उनको प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाता है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ना देने के बावजूद। पर ये बस नेगेटिव साइड थी गिग इकोनॉमी की। इसी इकोनॉमी की एक पॉजिटिव साइड भी है। जैसे पूजा के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने 2016 में अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोला था लोन्स लेकर, पर वो उन लोन्स को चुका नहीं पा रही थी। इसी वजह से वो एक स्पा थेरेपिस्ट की तरह काम करने लग गई अर्बन कंपनी के प्लेटफॉर्म पर अब वो ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहती। अपना खुद का सैलून रन करने के लिए उनको रेंट देना पड़ता था, वर्कर्स की सैलरी देनी पड़ती थी, इक्विपमेंट का पैसा देना था, और कोई गारंटी भी नहीं थी कि क्लाइंट्स आएंगे भी या नहीं। और वो कहती हैं कि ऐप की वजह से उनके कई एक्सपेंसेस नहीं हैं और वो ज़्यादा पैसा भी कमा पाती है। पिछले साल की एक रिपोर्ट ने, जिसने करीब 90 महिलाओं के इंटरव्यूज लिए मुंबई और दिल्ली में, उसने दिखाया कि अर्बन कंपनी के प्लेटफॉर्म में महिलाएं करीब 1,500 रुपये कमा पाती हैं हर दिन, जबकि अगर वो रूटीन सैलून जॉब कर रही होती
तो उनको करीब 300 रुपये ही मिलते हैं हर दिन के। ज़्यादा इनकम के अलावा इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वो कभी भी काम कर सकती है जब वो चाहे। इससे वो हाउस होल्ड वर्क और अपना काम का टाइम बैलेंस कर पाती है। ऑलमोस्ट करीब 85 रिस्पोंडेंट्स ने इस रिपोर्ट में कहा कि वो प्लेटफॉर्म्स की फ्लेक्सिबल टाइमिंग से सेटिस्फाइड है। तो ये एक उदाहरण था पॉजिटिव साइड का, पर एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि इन लोगों के पास कुछ तो इनकम है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड है, बल्कि गिग वर्कर्स के पास एक सोर्स ऑफ इनकम तो है कम से कम। और आपको याद है कि ग्रोफर्स के सीईओ को कितनी हेट मिली थी अपने 10 मिनट के ट्वीट के बारे में। उस हेट को जवाब देते हुए सीईओ ने क्लैरिफाई किया था कि वो 10 मिनट की डेडलाइन ड्राइवर्स पर दबाव डालकर नहीं करेंगे, बल्कि इन स्टोर प्लानिंग और टेक से अचीव करेंगे। अब जो गिग इकोनॉमी में डिबेट है, उस डिबेट में लोग दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक भाग में वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि जॉब्स बहुत ही खराब है, और दूसरे भाग में शायद वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये एक्चुअली इतनी खराब नहीं है। और जो ट्रूथ है वो मोस्ट लाइकली इन दोनों ही चीज़ों के बीच है। इंडिया के करंट चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से ऐसी जॉब्स कई लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देती है, पर साथ ही साथ इन जॉब्स के वर्किंग एनवायरनमेंट को बहुत इम्प्रूव भी किया जा सकता है। प्रोफेसर रामास्वामी, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में एक रिसर्चर है, वो कहते हैं कि गिग वर्कर्स के वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्रिएट करने होंगे, जैसे लेबर कोड सिस्टम्स। और थैंकफुली गवर्नमेंट एक्चुअली इस चीज़ के बारे में सोच रही है ऑलरेडी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पब्लिश किया था, जिसने मैंडेट किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि उनको गिग वर्कर्स को भी कुछ प्रोविजंस देने होंगे और उनकी सोशल सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, जहां उनको लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन, प्रोविडेंट फंड्स और कई तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे। पर जब तक ये लागू नहीं होता और प्रॉपर्ली लागू नहीं होता, गिग वर्कर्स को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ऐसे एनवायरनमेंट में। जैसे तनवीर पाशा, जो ड्राइविंग एसोसिएशन के हेड हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन ऐप्स पर काम करना मानो एक ड्रग की तरह है, और गिग वर्कर्स इस ड्रग को चख गए हैं, और अब उन लोगों को इस ड्रग की लत लग गई है और अब उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी नहीं है। इसी वजह से वो पूरी तरह ऐप कंपनीज पर ही निर्भर है। और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि गिग वर्कर्स के वेलफेयर इंप्रूव करने की जिम्मेदारी बस कंपनीज या फिर गवर्नमेंट की नहीं है, कस्टमर्स भी कुछ कर सकते हैं। और ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। आप उनको टिप्स दे सकते हैं और उनको हाई कस्टमर रेटिंग दे सकते हैं अगर आप उनके काम से संतुष्ट थे। और अगर आप नहीं संतुष्ट थे और आपको लो रेटिंग देनी है तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिए, ताकि वो कंपनी भी उस वर्कर को बता सके कि उनके काम में क्या कमी थी। और इस सिंपल सोल्यूशन से गिग वर्कर्स की लाइफ पर एक पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है।